हाय एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर हम जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी में भारतीय अर्थव्यवस्था, सतत विकास, आर्थिक सुधार मिलाकर 10 प्रश्न तो ऐसे आते हैं और साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स में 4 से 5 प्रश्न गरीबी, बेरोजगारी और अन्य मिलाकर पूछा जाता है। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 15 प्रश्न के लगभग आते हैं। इसके अलावा बीपीएससी में भी और अन्य परीक्षाओं में भी इससे अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो सेशन अंत तक देखिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में उपलब्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, बी है किसी देश की समस्त संपत्ति, सी है करों से प्राप्त आय और डी है देश का बजट। तो अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि जो देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियां हैं। हमारे जो क्षेत्र में, हमारे समाज में दो तरह की गतिविधियां होती है, अनार्थिक और एक आर्थिक। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग आर्थिक गतिविधियों के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ए होगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? जैसे कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों की सह अस्तित्व, बी है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सी है अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व और डी है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व को शामिल किया जाता है। मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी संपत्ति या फिर सरकार की भागीदारी देखने को मिलती है और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी उसमें होती है। इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं और दुनिया के अधिकांश देश इंक्लूडिंग भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला कृषि की प्रधानता, दूसरा है उद्योगों की प्रधानता, तीसरा है न्यून प्रति व्यक्ति आय और चौथा है वृहद बेरोजगारी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है इसमें, वो अगर हम शामिल करें इसमें, तो कृषि की प्रधानता तो बिल्कुल है, उद्योगों की प्राधीनता नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा समग्र देखें तो उद्योग तो यहाँ पर है लेकिन अन्य देशों, दूसरे कंट्री के मुकाबले बहुत ही कम है। हाँ, न्यून प्रति व्यक्ति आय में तो बहुत आगे है, क्योंकि हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। और बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है भारत में। तो इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर बी, क्योंकि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं कृषि की प्रधानता, मिनिमम पर कैपिटल इनकम और बेतहास बेरोजगारी। तो राइट आंसर यहां पर बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, नेशनल इनकम का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, ए किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय आय का सीधा सा मतलब होता है किसी एक वित्तीय वर्ष में जो भी देश में होने वाले वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य है, जिसमें कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल करते हैं, उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। अगर ये सारे डेफिनेशंस को देखें जो ABC में दिया हुआ है, कोई भी मैच नहीं करता है। राइट आंसर यहां पर डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। आज के डेट में CSO को NSO के नाम से जाना जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि 2019 में NSSO और CSO को आपस में मर्ज करके इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? NSO का यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर CSO को ही टिक करेंगे। तो राइट आंसर डी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन जो किया गया था 2 मई 1951 को किया गया था, जिसकी जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करके ये जारी करता है। ये भारत सरकार के जो
सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय उसके अंतर्गत काम करता है। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहली बार अनुमान जो किया गया था 48-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इस संगठन के सीएसओ के संस्थापक जो थे पीसी महालनोबिस थे, तो बहुत ही महान अर्थशास्त्री और सांख्यिकी विद के रूप में उन्हें जाना जाता है। आज के डेट में इसे एनएसओ के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 6, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है। तो जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो क्या होता है, जैसे जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी क्या होता है, पूरे देश भर में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य होता है किसी भी एक वित्तीय वर्ष में अपने क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, उसी को जीडीपी बोलते हैं। और हमको शुद्ध प्राप्त चाहिए, मतलब कि नेट चाहिए, तो जीडीपी में से जब हम लोग डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, वो कम कर देते हैं तो हम लोग को नेट मिल जाता है। तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब यहां पर देख लीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, तो राइट आंसर यहां पर जो होगा बी होगा, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो भी, चूंकि देखिएगा जो वस्तु होता है, मान लीजिए हम 2010 में जो परचेस करते हैं, खरीदते हैं, आप भी मोबाइल खरीदे होंगे, लैपटॉप खरीदे होंगे, कार खरीदे होंगे, तो क्या 2010 में खरीदा हुआ आज के डेट में उसका वैल्यू वही रहता है? बिल्कुल नहीं। उसका यूज करने की, जंग लगने की वजह से, उपयोग करने की वजह से उसका मूल्य घटते रहता है। इसीलिए नेट हम लोग जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद जब कैलकुलेट करते हैं तो डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। राइट आंसर यहां पर बी होगा। एक मिनट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यहां पर है, सकल घरेलू उत्पाद होगा ये। राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा, सी। क्लियर है? ये चीजें यहां पर दिक्कत होती है, जैसे जीएनपी होता है और एक जीडीपी होता है, तो ये एन फॉर नेशनल होता है, राष्ट्रीय। यहां पर एनडीपी पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये घरेलू होगा। तो सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद में हम लोग जो सकल घरेलू उत्पाद में जो हम माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास को, तो राइट आंसर बिल्कुल यहां पर सी होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आधार वर्ष क्या है? अभी वर्तमान में जो आधार वर्ष है, जैसे कि देखते होंगे कि स्थिर मूल्य पर और चालू मूल्य पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में याद भी करते हैं। तो अभी जो आधार वर्ष है, जो सीएसओ के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा उपयोग किया जाता है, वो 11-12 को यूज किया जा रहा है। अभी हाल ही में चर्चा में था कि 2017-18 को आधार वर्ष बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इसे बनाया नहीं गया है। इस बार भी जो इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार ने जारी किया, उसमें भी 11-12 को आधार बनाकर ही सारे डाटा जारी किए गए, और सीएसओ ने भी जो नेशनल इनकम जारी किया, इसी बेस ईयर के आधार पर जारी किया था। इसको अपनाया जो गया था, पहले तो 2001, 2002 था, 2004, 5 हुआ, ये जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का आकलन किसने किया था? ऑप्शन यहां पर है दादा भाई नौरोजी, बी है आरसी दत्त, और सी है वीके आरवी राव, और डी है डीआर गॉडगिल। इसका सही उत्तर जो होगा ए होगा। पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो बताई थी 20 रुपए बताई थी, मात्र 20 रुपए। एक व्यक्ति की जो आय थी वो 20 रुपया थी, जबकि वैज्ञानिक विधियों से राष्ट्रीय आय का जो आकलन था ये सामान्य विधि था। जो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी वो सामान्य विधि से किया था, जबकि वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय आय का आकलन वीके आरवी राव ने किया था। यहां पर देखिए, अगर एग्जाम में अगर पूछे कि साइंटिफिक मेथड के आधार पर आकलन किन के द्वारा किया गया था, तो वीके आरवी राव ने ही किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा फिर डीआर गाडगिल ने केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि के निर्धारण हेतु गाडगिल फार्मूला भी दिया था, जिसे चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकार भी किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में, सकल घरेलू उत्पाद ध्यान रखिएगा जीडीपी को की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, 2 है 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा का विवाद क्षेत्र,
3 है सामुद्रिक सीमा, और डी है विदेशों में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे। तो जीडीपी में क्या क्या इसमें शामिल नहीं किया जाएगा वो बताना है। तो ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहां पर वो ए होगा। अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद, तो जैसा कि हमने बताया था कि सकल घरेलू उत्पाद, जैसे कि भारत कंट्री है, तो भारत के सीमा के क्षेत्र के अंदर, भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, उसका जो टेरिटोरियल एरिया है उसी के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज होगी वो जीडीपी का भाग बनता है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र भी, जैसे कि कुछ नॉटिकल माइंस होते हैं, वो भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वो सारे जितने भी वहां पर एक्टिविटीज होगी, जितने भी आर्थिक क्रियाएं होंगी, वो जीडीपी का हिस्सा होगा। अगर हम बात करें तो इसमें देश का राजनीतिक क्षेत्रफल, विशेष जोन, आंतरिक क्षेत्र, अंटार्कटिका एवं आर्टिक क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित शोध केंद्र, गहरे समुद्र क्षेत्र, विदेशों में राजनीतिक कार्यालय और देश के निवासियों द्वारा संचालित मछली पकड़ने की नौकाएं और तैरते प्लेटफॉर्म, इसको शामिल किया जाता है भारत के जीडीपी में। तो यहां पर देखिएगा तो 1 और 2 को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये विदेशों में स्थित है। अगर मान लीजिए कोई मंदिर विदेश में है तो उससे जो इनकम होगा तो भारत के जीडीपी में तो शामिल नहीं होगा। या फिर 2 देशों के बीच में सीमा विवाद चल रहा है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में, तो उसको भी शामिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सामुद्रिक जो सीमा है भारत के अंतर्गत है तो शामिल करेंगे। और विदेशों में जो दूतावास है, जैसे भारतीय दूतावास बहुत सारे देशों में है, तो वहां से जो प्राप्त आय होगी वो जीडीपी का ही भाग बनेगी। सैनिक अड्डे भी होंगे, तो 3 और 4 शामिल करेंगे, 1 और 2 शामिल नहीं करेंगे। तो राइट आंसर यहां पर ए होगा। अगले प्रश्न को चढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात है? जीडीपी डिफ्लेटर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अंतर, जो मतलब कि डिवीजन होता है, अनुपात होता है, उसी को जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा यहां पर ए होगा, नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। एक्चुअली यहां पर ध्यान रखना है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी जो हम लोग वर्तमान चालू कीमत पर, जैसे कि अभी हमने बता रहे थे ना कि जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो आधार वर्ष के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हम लोग आधार वर्ष के आधार पर स्थिर मूल्यों पर करते हैं तो इसी को रियल जीडीपी, जबकि नॉमिनल जीडीपी होता है नाम मात्र का, जो वर्तमान मूल्य पर, जैसे कि अभी 2020-21 के आधार पर अपना हम जीडीपी या फिर राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं, तो इसी को नॉमिनल, नाम मात्र का, नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र का, तो इसी को हम लोग चालू मूल्य की कीमत पर कैलकुलेट करते हैं। और इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वही जीडीपी डिफ्लेटर होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि रियल वैल्यू पता करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, मुद्रा का जो वैल्यू है वो भी घट रहा है। जैसे कि आज के डेट में, जैसे कि मान लीजिए 2012 में हम 2 केजी चीनी खरीदते थे, उसके लिए 40 रुपया देना पड़ता था। आज यही 2 केजी चीनी खरीदने के लिए हमको 80 रुपया देना पड़ रहा है। तो हमारे डे टू डे हमारे देश का जो मुद्रा है, जो मनी है, उसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज किया है क्योंकि क्वांटिटी वही है, 2 केजी चीनी वही से उस समय भी खरीद रहे थे, आज भी यहाँ पर 2 केजी चीनी खरीद रहे हैं, लेकिन अमाउंट ज्यादा देना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग वास्तविक जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जो कि बेस ईयर के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। अगर अभी के आधार पर कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंसेस मिल रहा है। इसीलिए ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट आता है। अगला है प्रश्न संख्या 11। राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि है ए, बी, सी और डी। तो राष्ट्रीय आय मापने का सबसे उपयुक्त विधि है जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, मतलब कि जो फैक्टर कॉस्ट पर हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये एनएनपी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो जीएनपी से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, तो इस हम लोग को पता है। और ध्यान रखिएगा फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पर क्यों ये कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट मतलब कि फैक्ट्री कॉस्ट, जैसे कि एक पेन है, पेन को बनाने में जो वास्तविक में खर्चा हुआ उसके आधार पर कैलकुलेट करते हैं। तो उसके आधार पर हम लोग को रियल, मतलब सबसे उपयुक्त विधि राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने का माध्यम पता चलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है? ए, निश्चित अवधि में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुधारात्मक वृद्धि, सी है किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, और डी है जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब कि 2
वर्षों के अंतराल में जो वृद्धि हुई देश के राष्ट्रीय आय, जीडीपी या फिर अन्य में, तो उसी को बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। ये आर्थिक विकास से थोड़ा अलग होता है। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि का ही एक भाग है, क्योंकि जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 2010 में जो राष्ट्र में, हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था थी, आज के डेट में जो शिक्षा की व्यवस्था है, दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। और ये जो अंतर है, डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसको आर्थिक विकास बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्थिक समृद्धि की, तो एक चालू कीमतों पर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 2019-20 से 2020-21 में, तो ये 2 वर्षों के अंतराल में कितना वृद्धि हुआ, जिसको हम लोग ग्रोथ रेट बोलते हैं ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये राइट आंसर यहां पर जो होगा सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। ए अवस्थिति के साथ, बी स्फीति के साथ, सी स्टैग्फ्लेशन के साथ, और डी है अतिस्फीति के साथ। तो आर्थिक विकास जो युग्मित होता है, ये बी होगा इन्फ्लेशन के साथ, मतलब कि स्फीति के साथ। जैसे ये लोगों की जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जैसे कि लोगों का इनकम बढ़ेगा तो उसका परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा, और अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, वस्तुओं का डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन में ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन एक ये भी कारण होता है कि लोगों का इनकम बढ़ना भी एक इन्फ्लेशन का, महंगाई का कारण है। यही हमने बताया ना, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, लोगों का इनकम बढ़ा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मतलब खरीदने की हमारी क्षमता। अगर मेरे पास आज 10 रुपया है, कल मेरे पास 20 रुपया हो जाए तो हम ज्यादा खरीदारी करेंगे, तो इसी को क्रय शक्ति, पीपी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि भारत का जीडीपी जो है, अगर सामान्य देखा जाए तो वो जो रैंकिंग है वो 5th के लगभग आता है, जबकि परचेजिंग पावर के आधार पर वो 3rd रैंक में आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे देश में जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर के आधार पर वो ज्यादा, उसमें हम लोग खरीदारी कर सकते हैं दूसरे देशों के मुकाबले। इसीलिए यहां पर आय बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग वस्तुओं की मांग बढ़ेंगे, और मांग बढ़ेगी तो ये एक स्फीति का कारण होता है। क्लियर है? इन्फ्लेशन आता है। अगला है प्रश्न संख्या 14। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन यहां पर ए, बी, सी और डी। तो आर्थिक सर्वेक्षण हमारे जो माननीय वित्त मंत्री होते हैं देश के, उनके द्वारा हर वर्ष संसद में पेश किया जाता है, बजट पेश करने से पहले। और ये भारत सरकार के वित्त मंत्री, मतलब कि वित्त मंत्रालय के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। तो राइट आंसर यहां पर सी होगा। इसमें क्या होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले साल के जो रिकॉर्ड हुए, जो कार्य हुए, जो इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में उसमें अवगत कराया जाता है, उसकी जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है एक आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास, और डी जो है जीवन की गुणवत्ता। अब यहां पर सूची 2 दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद, पर्यावरण, और 3 जो है स्वास्थ्य, और 4th जो है संरचनात्मक परिवर्तन। तो इसमें कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके आधार पर आपको यहां पर बताना है। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। अगर इसमें हम लोग देखें आर्थिक समृद्धि, तो आर्थिक समृद्धि को अगर देखें तो आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास क्या हो रहा है? जैसे कि हमने अभी बता रहे थे कि 2010 में जो हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था थी, या फिर जो स्वास्थ्य का मॉडल था, या फिर सड़कों की जो स्थिति थी, आज के मुकाबले बहुत ही खराब थी। मतलब कि आज के डेट में हम लोग डेवलपमेंट देखने को मिलता है, हाईवे वगैरह में देखिए, या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए, शिक्षा के क्षेत्र देखिए, या फिर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है। तो आर्थिक विकास में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। तो ए का यहां पर जो होगा वो 4 होगा। तो आर्थिक वृद्धि क्या होता है? तो आर्थिक वृद्धि जीडीपी में, जो जीडीपी में परिवर्तन होता है, जीडीपी में परिवर्तन होना ही ये आर्थिक वृद्धि है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अभी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 9% के साथ वृद्धि होगा, तो मतलब कि पिछले साल के जीडीपी के मुकाबले इस साल का जीडीपी 9% से आगे बढ़ेगा, तो ये जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। संपोषित विकास एक तरह से ये जो है पर्यावरण को रिप्रेजेंट करता है। और जीवन की गुणवत्ता, तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति सुधार जाती है। तो अगर हम ए का डी देखा जाए तो यहाँ पर 2 से मैच कर रहा है।
तो अब हम बी का देखेंगे। बी का वन यहीं पर है, तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर यहां पर डी देख के आगे बढ़िए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी जो 2020 का जो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया है, वो उसमें भारत को जो रैंकिंग मिला है 131 रैंक मिला है। 2019 के रैंकिंग में 129th रैंक था, लेकिन 2 पायदान फिर फिसल गया है और भारत का अभी जो वर्तमान रैंकिंग है 131 है 189 कंट्रीज में। और ये जो जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो 1990 में जारी किया गया था। और ये जो विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। और इस सूचकांक का जो निर्माण किया गया था 2 अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया था, जिसमें कि एक थे महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे, और तथा अमर्त्य सेन जो कि भारत के थे। ये 2 महान अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जिसको हम लोग एसडीआई भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो रैंकिंग जारी किया जाता है इंडेक्स बोलते हैं, और जो पूरे रिपोर्ट को ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत सारे छात्र वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के से कंफ्यूज करते हैं, तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बिल्कुल अलग है और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अलग है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 17। आर्थिक नियोजन जो इकोनॉमिक प्लानिंग एक विषय है। ए समवर्ती सूची में, बी राज्य सूची में, सी संघ सूची में, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग बिल्कुल ये समवर्ती सूची, कनकरेंट, इंग्लिश में इसको कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो ये ए भाग मतलब कि समवर्ती सूची का है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अंतर्गत ये आता है। तो ये कहां पर प्रविष्ट किया गया है? तो ये संख्या 20 है, संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 में, उसमें आर्थिक और सामाजिक नियोजन का उल्लेख मिलता है। मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों इसको कर सकते हैं। इसलिए आपको देखने को भी मिलता होगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अलग अलग तरह के नियोजन बनाती है। अगला है प्रश्न संख्या 18। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में समाप्त हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? कभी कभी देखिएगा एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से प्रश्न तो आता है, निश्चित है वो कि आएगा ही। तो वहां पर डायरेक्ट पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना की मतलब पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसकी कार्य अवधि क्या है। कभी कभी इस तरह के भी पूरा डिटेल में पूछे जाते हैं। तो यह जो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1992 में प्रारंभ हुई थी, जो कि 1 अप्रैल 1992 से ये प्रारंभ हुआ था। और इसका जो डेट था 92 से ये 97 तक चला था। 92 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये 90 में ये समाप्त हो गई थी। 2 वर्ष के अंतराल के बाद ये 8वीं पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। इसी दौरान आपको पता होगा कि आर्थिक जो संकट आया था भारत के ऊपर, उस समय जो वित्त मंत्री थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर्थिक सुधार का जो नरसिम्हन राव जो सरकार थी, उनके द्वारा आर्थिक सुधार की घोषणा की गई थी। जो बहुत बड़े स्तर पर एलपीजी कॉन्सेप्ट आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इसलिए उसमें कुछ डिले हुआ था। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ये भोजन, काम और उत्पादकता। जैसा कि हमने बताया 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपका, ये 85 से 90 के बीच में था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद आज के डेट में उतना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ये जब था तो जब योजना आयोग हुआ करता था तब इसकी महत्ता थी, महत्वपूर्ण था, क्योंकि योजना आयोग के द्वारा जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाते थे उसका अंतिम अप्रूवल एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में नीति आयोग हो चुका है, पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई है, तो इसका भी कोई अब कार्य नहीं है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है तो उत्तर तो देना होगा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इसके अलावा इसमें केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं, मतलब प्रशासक होते हैं, उसके सदस्य भी इसमें मेंबर होते हैं। और अंतिम अप्रूवल जो पंचवर्षीय योजना को मिलता था एनडीसी के द्वारा ही दिया जाता था। अगला है प्रश्न संख्या 21। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी। ए, दलहन एवं तिलहन में, बी, फल एवं सब्जियों में, सी, अनाज में, और डी है अन्य फलों में। तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो सबसे ज्यादा समृद्धि दर थी वो
फसलों तथा उनसे संबंधित संवेदी दर यहाँ पर रेट दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दलहन और तिलहन में 4.29% है, और फल और सब्जियां में 2.97% है, अनाज में 1.28% है, और अन्य में 3.58% है। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, दलहन और तिलहन में सबसे ज्यादा संवृद्धि दर थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोथ रेट जो था 4.29% था। अगला है प्रश्न संख्या 22। वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहां से प्राप्त किए जाते हैं? ए, राजस्व प्राप्तियों से, बी, विदेशों से, सी, सार्वजनिक उद्योगों से, और डी, ऋण से। तो आज के डेट में तो देखने को मिल रहा है ऋण से भारत बहुत ज्यादा जो सार्वजनिक व्यय के लिए, विदेशी ऋण हो गया, वो अल्प अवधि के लिए विदेशी सहायता। तो ऋणों के अंतर्गत सिर्फ एक ऋण नहीं ध्यान रहना है, इसमें बहुत सारे ऋण आते हैं। बाजार ऋण हो गया, अल्पावधि ऋण हो गया, विदेशी सहायता हो गया, लघु बचतों के बदले में जारी प्रतिभूति जो गवर्नमेंट समय समय पर जारी करती है आरबीआई के माध्यम से। इसके अलावा राज्य भविष्य निधियां, पूंजीगत प्राप्तियों के उधार और अन्य जो लाइबिलिटी है, मतलब देयताएं हैं, ऋण है, उनसे प्राप्त आते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 23। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, ए, दलाल, सी, सुभाष चंद्र बोस, और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो सही उत्तर होगा सी। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ये 1938 में किया गया था। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, इसी दौरान इसकी उद्घोषणा की गई थी। अगला है प्रश्न संख्या 24। अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर, जो कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? ए, कृषि, बी, रक्षा, सी, लोहा एवं इस्पात उद्योग, और डी है चयनित आधारभूत उद्योग। तो इसका सही उत्तर होगा डी। कोर सेक्टर जो होता है एक चयनित आधारभूत उद्योग होता है। अब बोलिएगा सर कि कोर सेक्टर में चयनित मतलब सिलेक्टिव आधारभूत उद्योग कौन कौन हो सकते हैं? तो कोर सेक्टर में भारत में 8 ऐसे उद्योगों जो इसमें शामिल किया गया। कोर मतलब कि जो बेस है उसका, जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, वो भी दीर्घकालिक लंबे समय के लिए। इसमें कौन कौन 8 आते हैं? तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनिंग उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। तो ये 8 जो उद्योग हो एक कोर सेक्टर में चयनित आधारभूत उद्योग में शामिल किए जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 25। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? ए, कार्ल मार्क्स से, बी, नेक्से से, सी, एडम स्मिथ से, और डी है अमर्त्य सेन से। तो इसका सही उत्तर होगा बी, नेक्से से ये संबंधित है, निर्धनता का दुष्चक्र। तो इसमें क्या था? तो इसमें विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की एक अवधारणा दी गई थी। एक अर्थशास्त्री थे रेगनर नेक्से, उनके द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। इस अवधारणा में आखिर क्या था? तो इसमें बताया गया था कि जो अल्प विकसित देश है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जैसे कि अभी अंडर डेवलप्ड में भारत तो एक डेवलपिंग कंट्री में आता है, विकासशील देश में वर्तमान में, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि अंडर, खासकर जो अफ्रीकी कंट्री है और एशियन कंट्री में भी बहुत सारे अंडर डेवलप कंट्री में आते हैं। तो उनके लिए ये विकसित की गई थी अवधारणा कि निर्धनता के लिए उत्तरदायी अनेक कारकों के चक्र में फंसे रहते हैं। जैसे कि उन देशों में बहुत ज्यादा निर्धनता की होने की वजह से वो अनेक अन्य कारकों में फंसे रहते हैं। ये कारक परस्पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे के परिणामी भी होते हैं, क्योंकि अगर एक पर इफेक्ट पड़ेगा तो दूसरे पर भी असर पड़ेगा, जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है और इससे लिए वो देश जो होता है निर्धन और दिनों दिन वो बनते रहता है। अगला प्रश्न संख्या 26। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। ए, प्रौद्योगिकी, बी, चक्रीय, सी, घर्षण संबंधी, और डी, संरचनात्मक। विकासशील देशों की सबसे बड़ी एक समस्या होती है, जैसे भारत जो एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, तो समय समय पर यहां पर संरचनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि कभी जीएसटी आ गया, कभी नोटबंदी हो गया, तो इस वजह से क्या होता है कि यहां पर अब जीएसटी आया है, नोटबंदी हुआ, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार जो होता है वो छीन जाता है। आने वाला फ्यूचर इसके लिए बेटर होता है। जैसे अभी जीएसटी कुछ सालों तक तो इतना रहा भारत पर असर किया कि उससे विकराल स्थिति बनी, लेकिन अभी देखिए धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। नोटबंदी का भी असर अभी भी देखने को मिलता है। तो ये चक्रीय जो संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं अर्थव्यवस्था की में, उसकी वजह से ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो
डेवलपिंग कंट्री की ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। भारत में अधिकांशतः जो बेरोजगारी है संरचनात्मक नेचर की होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। नया टेक्नोलॉजी आना भी एक कारण है, जीएसटी आना भी, जैसा कि हमने 2-3 एग्जाम्पल बताया, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 27, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य। छिपी बेरोजगारी को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, अदृश्य बेरोजगारी, प्रचलन बेरोजगारी भी बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी। ये कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एक कार्य को करने में 10 मजदूर जो एक कार्य को करते हैं और 100 यूनिट का निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन 100 यूनिट का हो रहा है। अब इसमें 15 व्यक्ति लग गए और 100, लेकिन उत्पादन 100 यूनिट ही हो रहा है। जब ऐसी स्थिति हो कि उत्पादकता सेम रहे, प्रोडक्टिविटी सेम है, लेकिन जो काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। 15 व्यक्ति थे तो भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन, 10 व्यक्ति हैं तो भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन। इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जो दिख नहीं रही है, मतलब कि इसको बोलते हैं। और ये कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हमारे भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, लोग यहाँ पर कृषि आय का साधन नहीं है, जीवन मतलब जिंदा रहने के लिए तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तो इसलिए कृषि में लगे रहते हैं। तो राइट आंसर यहां पर डी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 28, मुद्रास्फीति का अर्थ है, इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है? ए, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, बी, मांग के बढ़ने पर आपूर्ति का भी बढ़ना, सी, वस्तु एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि, और डी है उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या, अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है, मतलब कि वस्तु एवं सेवाओं के भी दाम बढ़ रहे हैं, जो मांग के बढ़ने पर आपूर्ति का भी बढ़ना। अगर जो कि लोगों का इनकम बढ़ता है तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मांग बढ़ेंगे, और मांग बढ़ेंगे तो आपूर्ति बढ़ाना पड़ता है। तो ये सारे स्थितियां जो है ए, बी और सी, ये सारी स्थितियां मुद्रास्फीति से ही संबंधित है। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा, एक मिनट, ओके, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, बी है मांग के बढ़ने पर आपूर्ति का भी बढ़ना, और सी है वस्तु एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि। सतत मतलब कंटिन्यूअस वृद्धि। एक्चुअली हाँ, मुद्रास्फीति में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मुद्रास्फीति में कंटिन्यूटी बनी रहती है। जैसे कि अभी कुछ सालों से देखिए भारत में जो है सतत वृद्धि हो रही है मुद्रास्फीति में, सतत मतलब कंटिन्यूस इसमें वृद्धि हो ही रही है। तो इसीलिए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सी होगा, क्योंकि वस्तु एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि होना ही, लगातार वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन या शेयर? तो प्लास्टिक मुद्रा बिल्कुल यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, आज के डेट में क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा प्रचलन है, ये प्लास्टिक मुद्रा कहती है। इसमें क्या होता है कि ये नकदी, जो कैश और कागजी मुद्रा का एक विकल्प होता है, जिसके माध्यम से नकदी का प्रयोग किए बिना ही हम लोग क्या करते हैं, भुगतान कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड जो हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, तो ये सारे के सारे जितने भी होते हैं प्लास्टिक कार्ड के एग्जाम्पल हैं, प्लास्टिक मनी के एग्जाम्पल है। वस्तु मुद्रा जो होते हैं धातु का बना होता है या फिर कागजी मुद्रा, जैसे कि आपके पास जो कॉइन्स होगा, जो आरबीआई वित्त मंत्रालय जो जारी करता है, और जो करेंसी होगा जो आरबीआई जारी करता है 1 रुपए के नोट को छोड़कर, तो वो सारे के सारे धातु मुद्रा और कुछ कागजी मुद्रा होते हैं। अब यहाँ पर जो प्लास्टिक जो मुद्रा देख रहे हैं, ये चतुर्थ पीढ़ी जो 4th जनरेशन की मुद्रा है। वर्तमान में एक क्रिप्टो मुद्रा भी आ चुका है, क्रिप्टो करेंसी का आपने नाम सुना होगा। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल मुद्रा है, जिसका जो आज के डेट में प्रचलन हुआ है। जैसे कि अभी बिटकॉइन वगैरह, लिटकॉइन, रिपल, ये सारी क्रिप्टो करेंसी है जो कि एक डिजिटल मुद्रा के रूप में है। भारत में भी डिजिटल करेंसी लाने की एक सरकार ने घोषणा की है, जल्दी वो आने वाला भी है। अगला प्रश्न संख्या 30, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ए, 1 अप्रैल 1957 से ये लागू किया गया। मुद्रा की जो दशमलव प्रणाली थी उसके अपनाई गई थी। अब ये दशमलव प्रणाली में क्या है, इसके इस सिस्टम में क्या है, तो इसके अंतर्गत रुपए का जो मूल्य एवं नाम अपरिवर्तित रहा,
परंतु इसमें 100 पैसे में विभाजित किया गया तथा इसकी पूर्ववर्ती विभाजन तो जो पहले था वो 16 आना और 64 पैसे हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में 100 पैसे के माध्यम से यहां पर दिखाया जाता है। ये जो था, ये सिस्टम जो लगाया गया दशमलव प्रणाली, ये 1 अप्रैल 1957 के बाद ढाले गए सिक्के में देखने को मिला। जैसे कि आज के डेट में जो सिक्के हैं 1, 2, 5, 10, 25, 50 जैसे हैं, अभी वर्तमान में तो 1, 2, 5, 10 के सिक्के दिखने में ज़्यादा मिलते हैं। और को नया पैसा बहुवचन में नए पैसे नाम दिया गया। 1 जून 1964 के बाद इन सिक्कों से नया शब्द जो भी है वो भी हटा दिया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 31। मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। ए, मुद्रास्फीति इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर हो रही है। बी, भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। सी, मुद्रास्फीति के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है। और डी है, मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। सीधा सीधा तो दिख रहा है यहां पर कि डी गलत है, क्योंकि अगर मुद्रास्फीति की दर नीचे जा रही है तो इसका तात्पर्य यह है कि कीमतों में बढ़ोतरी होगी, न कि उसमें घटना, कीमतों का घटना नहीं है। तो ये चीजें, एक मिनट, मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का मतलब कि मुद्रास्फीति अगर नीचे गिर रही है तो इसका मतलब यह है कि जो कीमतें का घटना चालू हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर जो डी कथन है वो गलत है। बाकी ए भी देखिए, यहां पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जारी किया जाता आधार होता है जो होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है उसके आधार पर। इसके अलावा मुद्रास्फीति में जो वस्तुओं की कीमती और जो वृद्धि जो होता है बिंदु से बिंदु आधार पर हो रही है। बिल्कुल ये सही कथन है। किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो तथा मुद्रा की मूल्य में कमी हो, जैसे कि हम लोग कभी कभी सिर्फ ये ध्यान रख लेते हैं कि इन्फ्लेशन सिर्फ एक ही कारण होता है। इन्फ्लेशन मतलब कि वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं का वृद्धि होना ही सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है। दो एजेंसी होती है, पहला कि वस्तुओं एवं सेवाओं की वृद्धि हो, गुड्स एंड सर्विसेज का वृद्धि हो रहा है, मूल्य में वृद्धि, और साथ ही मुद्रा का जो भारतीय मुद्रा है उसका में भी कमी हो रहा है, उसके मूल्य में कमी हो रहा है। जैसे कि हम 2 केजी चीनी का भी एग्जांपल ले रहे थे। 2 केजी चीनी हम 2015 में खरीदे थे, 40 रुपया में 2 केजी चीनी खरीदे। आज 2021 में खरीदने के लिए हमको 80 रुपया देना पड़ रहा है। इसमें क्या हुआ, मुद्रा का वैल्यू घट गया। 2 केजी चीनी खरीदने के लिए पहले 40 देना पड़ता था, आज 80 रुपया देना पड़ रहा है, तो हमारे मुद्रा का वैल्यू घट गया। तो इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो दोनों टेंडेंसी होनी चाहिए। तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति का उत्पन्न कहा जाता है। इसे मुद्रा प्रसार के भी नाम से जाना जाता है। इसकी गणना जो है हेल्पलाइन स्फीति, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन तथा कोर स्फीति के द्वारा भी की जाती है। हेडलाइन स्फीति में जो होता है खाद्य एवं ईंधन को शामिल किया जाता है, जबकि कोर स्फीति में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 32। निम्न में से कौन मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे तरल माप है? ए, बी, सी और डी। तो आपको पता होगा कि आरबीआई जो है 4 तरह की मुद्राओं को यहां पर रिप्रेजेंट करता है, M1, M2, M3 और M4। अगर हम बात करें तो हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग M1 से M4 की ओर बढ़ते हैं तो इसमें तरलता जो होता है मुद्रे की वो घटती जाती है। तरलता सबसे ज्यादा M1 में होता है, उसके बाद M2 में और M3 में और M4 में। यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या क्या है M1 में वो सारा यहां पर लिखा हुआ है। तो जो लोगों के पास तरलता मतलब कि आपके पास जो लिक्विडिटी ऑफ मनी है, जिसे आप आसानी से तुरंत, जैसे कि आपके पास करेंसी रहेगा, कॉइन्स रहेगा, कुछ भी खरीदना जाके तुरंत पेमेंट करके आप दे दीजिए। लेकिन अगर बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दिए हैं, वो भी फिक्स डिपॉजिट कर दिए, तो उसे निकालने में समय लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर एक डिपॉजिट है तो उसका तरलता कम है एज कंपेयर टू जो कि लिक्विडेटेड मनी है आपके पास, जो कैश में या फिर कॉइन्स में है आपके पास। तो इसीलिए M1 का तरलता ज्यादा होता है, M4 का तरलता कम होता है। इसलिए यहाँ पर M1 को ग्रेटर दिखाया गया, M2 उसके बाद M3 और M4। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि सबसे तरल माप किसका होता है, तो M1 का होता है, तो राइट आंसर डी होगा। अगर इसमें पूछा था कि सबसे कम तरल माप किसका होता है, तो M4 का होता है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर M1 और डाकघर में जो सकल जमा अवधि है, सावधि और जो मांग जमा है, तो उसको शामिल किया जाता है, इसीलिए इसकी तरलता जो होता है वो कम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33।
सस्ती मुद्रा से क्या आशय है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। कम ब्याज दर पर, बी है बचत का निम्न स्तर, सी है आय का निम्न स्तर और डी है काले धन की अधिकता। इसका सही उत्तर होगा यहां पर ए, कम ब्याज दर। अब ये होता क्या है इसको समझिए। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय होता है, तात्पर्य होता है मुद्रा की आसानी से उपलब्धता, मतलब कि वैसी मुद्रा जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए। अर्थात कम ब्याज दर के आधार पर, कोई अगर मान लीजिए बैंक आपको लोन दे रहा है तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तब आप लोन लीजिएगा या फिर कम इंटरेस्ट रेट होगा तब लोन लीजिएगा? ऑब्वियसली है कि कम इंटरेस्ट रेट होगा तभी हम लोन लेंगे, इसलिए कम ब्याज दर पर यह आसानी से आपूर्ति की जाती है। अपस्फीति के समय ब्याज दर को कम किया जाता है और ताकि बाजार में जो है कुल मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर मंदी की स्थिति से निपटा जा सके। तो बताइए कि अपस्फीति क्या होता है? 34 है। तो अपस्थिति की स्थिति है जिसमें कि पहला, मुद्रा का मूल्य कम होता है, बी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, सी मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और डी है मूल्य स्तर स्थिर रहता है। तो अपस्फीति के केस में अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा सी, मुद्रा का मूल्य जो होता है इसमें बढ़ता है। अपस्फीति को इंग्लिश में डिफ्लेशन बोलते हैं, डिफ्लेशन। जैसे कि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य, अभी हम बता रहे थे इन्फ्लेशन में दो टेंडेंसी होती है। इन्फ्लेशन में गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज करता है, जबकि जो मुद्रा का वैल्यू ऑफ मनी जो होता है वो डिक्रीज करता है। जबकि डिफ्लेशन में जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें मुद्रा का मूल्य जो होता है बढ़ता है। क्लियर है? यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। अगला है 35, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन से संबंध है? ए आईसीआईसीआई, बी आईडीबीआई, सी आईएफसीआई और डी है उपर्युक्त सभी। तो भारत में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि दीर्घकालीन लोन देते हैं, मतलब कि एक लंबे समय की अवधि के लिए लोन उपलब्ध कराते हैं, ऋण उपलब्ध कराते हैं। और ऐसे में बैंक में आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और आईएफसीआई ये तीनों बैंक आते हैं। आईसीआईसीआई तो एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर का। आईडीबीआई भी पहले एक डेवलपमेंट बैंक हुआ करता था, 2004 में तो इसे एक वाणिज्यिक बैंक बनाया गया आरबीआई के द्वारा, कॉमर्शियल बैंक। वर्तमान में 2019 से एक आईडीबीआई भी एक प्राइवेट बैंक है, तो आईडीबीआई वर्तमान में प्राइवेट बैंक है। आईएफसीआई एक बैंक जो है एक डेवलपमेंट बैंक है, भारत सरकार का अपना बैंक है और ये भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। यहां पर सही उत्तर होगा डी, ये सारे दीर्घकालीन लोन उपलब्ध कराते हैं उद्योग को। मध्यकालीन वगैरह भी इसमें आता है। अगला है 36 है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन यहां पर ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ये, किसान जो क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना थी अगस्त 1998 में प्रारंभ हुई थी। ये किसानों को जो व्यापारिक बैंक को या फिर सहकारी बैंक या फिर जो रीजनल रूरल बैंक से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वहां से ऋण लेने में सुविधा प्रदान करता है। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी आरवी गुप्ता समिति की अनुशंसा सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है 37, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित किया था? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक और डी है यूको बैंक। तो चीन में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो भारत का पहला बैंक बना, जो कि चीन में 2006 में संघाई चीन में अपनी प्रथम शाखा स्थापित किया था। अगला है प्रश्न संख्या 38, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार को मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है? ए राज्य की आकस्मिक निधि में, बी संयुक्त निधि में, सी सामान्य निधि में और डी सार्वजनिक लेखा निधि में। तो इसका सही उत्तर होगा डी। भारत का जो संविधान है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की निधियों को व्यवस्था किया हुआ है, जिसमें कि पहला होता है राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड, राज्य की आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड, राज्य की लोक लेखा निधि जिसको पब्लिक अकाउंट फंड बोलते हैं, और राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत जो शामिल है राज्य की लोक लेखा निधि में जमा की जाती है। तो इसीलिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पर डी होगा, जो सार्वजनिक लेखा निधि है उसमें जमा होता है। अगला है 39,
सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी जिसे फुल फॉर्म होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना किस पर्पज से की गई थी? ए, कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, बी, लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, सी, वृहत उद्योगों को वित्त प्रदान करने हो तो, या फिर डी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करनी हो। तो इसका नाम सही देख रहे हैं, भारतीय लघु उद्योग, मतलब कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है। भारत में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट बैंक थे उस समय, जैसे आईएफसीआई, आईडीबीआई तो 2004 में 2019 में ना प्राइवेट बैंक बना। जब वो स्थापित हुआ था 1964 में आईडीबीआई का ही एक सब्सिडरी था सिडबी, जिसका उद्देश्य था कि जो छोटे छोटे उद्योग है उनको भी वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। इसी के लिए 2 अप्रैल 1990 को इसको स्थापित किया गया था। उस समय ये आईडीबीआई का ही एक सहायक बैंक होता था, लेकिन वर्तमान में ये भारत सरकार का डेवलपमेंट बैंक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, जुलाई 1969 में, बी, अगस्त 1971 में, सी, मार्च 1981 में, और डी है जुलाई 1991 में। इसका सही उत्तर होगा ये। भारत में बड़े स्तर पर अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए कि एक सिंगल बैंक का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का हुआ था 1949 में। दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में एसबीआई का। लेकिन बड़े स्तर पर अगर पूछा जाए कि एक साथ 14 बैंकों का, तो ये 1969 में, जो उस समय की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्हीं के कार्यकाल में ये किया गया था। दूसरी बार बड़े स्तर पर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। तो कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार में किया गया था, 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का। अब यहां पर सवाल उठता है कि 1969 में 14 बैंकों का ही क्यों किया गया? तो उसमें कंडीशन रखा गया था कि जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़, ध्यान रखिएगा, 50 करोड़ से ज्यादा, उनका नेशनलाइजेशन किया जाएगा। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि भारत सरकार ने उसको खरीद लिया और वो अब भारत सरकार का अपना बैंक है। 1980 में 6 ही बैंक का क्यों किया गया? तो उस समय भी कंडीशन था कि जिन बैंकों की जमा पूंजी 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा है, उनका नेशनलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन इनका बाद में मर्जर होते गया। 1993 में पहली बार मर्जर हुआ और उसके बाद बचे 19, मतलब 20 में 19 बचे। फिर धीरे धीरे ये कम होता गया। अभी वर्तमान में भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, ये 20 में से वो मात्र 11 हैं। ये पिछले साल मर्जर हुआ था 1 अप्रैल में 10 बैंकों का नेशनलाइज करके, फिर पहले 3 बैंकों का नेशनलाइज करके एक बनाया गया था। तो अभी वर्तमान में 11 नेशनलाइज्ड बैंक है, पहले 20 हुआ करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है? लघु अवधि, ए 15 माह से कम, बी 2 से 5 वर्ष, सी 1 से 3 वर्ष, और डी है 1 से 2 माह। लघु अवधि मतलब कि जो शॉर्ट टर्म जो लोन होते हैं वो 15 माह से विद इन होते हैं। बहुत जगह ये 1 अकाउंटिंग ईयर भी लिखा जाता है, मतलब कि विद इन 1 ईयर के 365 डेज, लेकिन सामान्यतः 15 महीने के लगभग हो जाता है। मतलब 15 महीने से जो कम है उसको लघु अवधि। एग्जाम में कभी कभी मध्यम अवधि का भी पूछा जा सकता है। तो 15 माह से 5 वर्ष तक के जो ऋण होते हैं, जो मैच्योरिटी डेट होता है, वो मध्यम अवधि, और दीर्घकालीन अवधि वो 5 वर्ष से अधिक के लिए जो लोन होता है वो दीर्घ अवधि ऋण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। बैड बैंक ब्यूरो BBB के गठन का उद्देश्य क्या है? ए निजी अभिकरणों को बैंकिंग लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व उनके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कर आरबीआई को सूचित करना, बी सार्वजनिक बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, सी बैंकों के एनपीए की समस्या को समाधान हेतु सलाहकार के रूप में कार्य करना, और डी है विकल्प बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर डी, क्योंकि बी और सी दोनों सही होगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, जैसे कि भारत में एनपीए एक बहुत बड़ी समस्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि बैंक ने जो लोन दे दिया लेकिन लोन अमाउंट और न ही इंटरेस्ट एक सर्टेन टाइम के बाद वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो बैंकों को
एड़ी चोटी लगा देते हैं तो भी वो बैंक नहीं, मतलब पैसा रिकवर नहीं हो पाते। और कुछ लोग तो इतने ढीठ हो टाइप के होते हैं जिन्हें भगोड़े घोषित भी किया जाता है और वो देश छोड़ के ही भाग जाते हैं पैसा लेकर, जैसे कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे। ये 2 एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। तो इसी के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से जो ये समस्या एनपीए की और सार्वजनिक बैंक की कार्यप्रणाली में भी सुधार लाया जा सके। तो ये एनपीए की समस्या के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करता है बैंकों के लिए, कि बैंक सोच समझ कर लोन दे, वरना विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम सुनते ही लोन दे देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। इसका गठन जो किया गया था 1 अप्रैल 2016 को किया गया था। और ये जो संस्था है बैंकों में संस्थागत सुधार लाने के लिए एक इंद्रधनुष योजना का भी एक भाग है। अब बोलिएगा सर इंद्रधनुष योजना तो हम लोग पढ़े थे बच्चों का टीकाकरण, लेकिन आपको बता दें ये इंद्रधनुष योजना एक बैंकिंग क्षेत्र से भी संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, ध्यान रखिएगा बच्चों का टीकाकरण जो है ना मिशन इंद्रधनुष है, ये सिर्फ इंद्रधनुष योजना है, दोनों में डिफरेंस यही पता चलेगा। अगला है मीबोर। मीबोर क्या है? ए भारतीय कॉल मनी मार्केट का केंद्र, बी जापानी कॉल मनी मार्केट का केंद्र, ऑस्ट्रेलियाई कॉल मनी मार्केट का केंद्र, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। मीबोर जिसका फुल फॉर्म होता है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, यह एक ब्याज दर होता है जिसके अंतर्गत भारतीय अंतर बैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण दिया जाता है। इंग्लैंड में इसको लिबोर बोला जाता है, लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। मतलब कि ए बैंक को जरूरत है पैसे की, वो बी बैंक से जाकर ले लिया, तो 1-2 घंटे के लिए या फिर 24 घंटे के लिए बैंक हॉलीडे, तो उसमें पैसे की जरूरत होती है, तो इसलिए बैंकों के बीच में ये मीबोर किया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 44। भारत में कौन सा वित्त कृषि वित्त का स्रोत है? ए सहकारी समितियां, बी व्यापारिक बैंक, सी आरआरबीज और डी उपर्युक्त सभी। तो कृषि वित्त का प्रमुख स्रोत के रूप में ये तीनों आते हैं, सरकारी समितियां भी और व्यापारिक बैंक भी कृषि लोन देते हैं, और रीजनल रूरल बैंक भी। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा। 2 तरह के भारत में कृषि वित्त के स्रोत हैं, जिसमें कि पहला जो संस्थागत स्रोत है सहकारी समितियां, आरआरबीज, अनुसूचित जो व्यापारिक बैंक है और जो नाबार्ड है, वो सारे आते हैं। इसके अलावा कुछ गैर संस्थागत स्रोत हैं, जिसमें कि जिसको बोलते हैं सुदखोर वगैरह ना, महाजन साहूकार वगैरह, जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लोन ले सकते हैं आप अपने संबंधी से, रिश्तेदार से, महाजन साहूकार जो होते हैं उनसे। अगला है प्रश्न संख्या 45। नाफेड किससे संबंधित है? ए पशुपालन से, बी ईंधन की बचत से, सी कृषि विपणन से और डी जनजातियों के विकास से। तो नाफेड जो है सी कृषि विपणन से संबंधित है। नाफेड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह जो कृषि विपणन से संबंधित है और इसकी स्थापना जो की गई थी 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नाफेड का जो उद्देश्य होता है कृषि एवं वनोपज का जो विपणन करना, मतलब मार्केटिंग करना, संसाधनों का भंडारण करना, कृषि उपकरणों और यंत्रों आदि का वितरण करना, जिससे कि कृषि को और भी ज़्यादा तकनीकी रूप से और भी समृद्ध बनाया जा सके। अगला है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ए, बी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, ICAR के द्वारा इसकी प्रकाशन किया जाता है। और ये इस पुस्तक को भारतीय कृषि का विश्व कोश भी कहा जाता है और माना जाता है। और इसका प्रथम प्रकाशन जो किया गया था 1961 में किया गया था। अगला है 47। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है ए प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा, बी जिला सहकारी बैंक द्वारा, सी भूमि विकास बैंक द्वारा और डी है राज्य सहकारी बैंक द्वारा। इसका सही उत्तर होगा सी भूमि विकास बैंक। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं दीर्घकालीन ऋण किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इनकी स्थापना 1920 में की गई थी। भूमि विकास बैंक में पूंजी, अंश पूंजी जमा तथा ऋण पत्रों के निर्गमन आदि से प्राप्त होती है, इनको पूंजी प्राप्त होती है। और भूमि विकास बैंकों का मुख्य उद्देश्य भूमि विकास, कृषि सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहन करना।
इनकी जो ऋण की अवधि होती है वो दीर्घकालीन, अभी हमने बताया था दीर्घकालीन की क्या होता है, मिनिमम 5 वर्ष, मतलब 5 से 20 वर्ष की या उससे अधिक अवधि के लिए ये ऋण किसानों को देते हैं। ये बड़े अमाउंट भी देते हैं, जैसे कि किसान को ट्रैक्टर लेना है, जमीन लेना है, या फिर कोई बड़ा जो टेक्नोलॉजी आधारित उपकरण है कृषि के लिए वो लेना है, तो ये लैंड डेवलपमेंट बैंक उनको लोन देते हैं। अगला है 48, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, बी कांच गृह में पौधे उगाना, सी एस हस्तांतरण खेती, और डी है जैविक कृषि। तो इसका सही उत्तर होगा डी जैविक कृषि। यहां पर पूछा गया था कि कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, तो जैविक कृषि जितना ज्यादा आप कीजिएगा उतना ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक कृषि का एक ऐसा उत्पादन का प्रणाली है जिसमें कि मृदा, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य जो होता है अनुकूल होता है इसमें। और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला राष्ट्र बन चुका है। और सिक्किम जो कि एक एवं संपूर्ण दक्षिण एशिया का प्रथम पूर्णतः, मतलब सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि पूर्णतः और संपूर्ण दक्षिण एशिया का भी एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पर पूर्णतः जैविक कृषि किया जाता है। अगला 49, भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, तो ये सी 1985 में ये प्रारंभ हुआ था गुजरात में 1972 में। 1 अप्रैल 1985 से ये नियमित और व्यापक स्तर पर अपनाया गया, जिसे व्यापक फसल बीमा योजना का भी नाम से जानते हैं। वर्तमान में भी भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है, जो कि वर्ष 2016 में ये प्रारंभ किया गया था। इसमें इस योजना के अंतर्गत जो खरीफ में 2%, रबी में 1.5% और बागवानी में 5% प्रीमियम राशि भी प्रदान की जाती है। अगला है प्रश्न संख्या 50, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर मूल्य बढ़ाने का उद्देश्य है, ए, बी, सी और डी। तो इसमें योजना से जो निहित सब्सिडी का भार कम हो सके इसलिए ये अनाज पर मूल्य बढ़ाने का काम किया जाता है। पीडीएस आप सुने ही होंगे, इसके अंतर्गत गरीब परिवारों को बहुत ही कम दाम पर 1 रुपये 2 रुपये किलो प्रति किलो के आधार पर उनको अनाज उपलब्ध कराया जाता है। यदि सरकार पीडीएस से वितरित अनाजों की कीमतों में वृद्धि करती है तो इससे प्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि पीडीएस पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार सरकार पर कम होगा। मान लीजिए जो मार्केट में 15-20 रुपए किलो चावल बिक रहा है, गेहूं बिक रहा है, सरकार उनको 1 रुपये 2 रुपये किलो देती है। अगर सरकार उसको अगर रेट बढ़ा दे तो चूंकि पूरा का पूरा अनुदान सरकार को ही देना पड़ता है, अगर सरकार उसके बदले पैसे लेने लगे तो सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा और सरकार का जो भार है वो कम होगा। और पीडीएस का जो प्रारंभ था सन 1940 में किया गया था, जिसका विस्तार फिर सही तरीके से 70-80 के दौरान व्यापक स्तर पर हुआ था। अगला है प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 है, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है, ए टमाटर, प्याज एवं आलू का मूल्य नियंत्रण, बी है अनाजों के मूल्य का नियंत्रण, सी है दलहनों का मूल्य का नियंत्रण और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ये ऑपरेशन ग्रीन जो था टमाटर, प्याज और आलू के मूल्य का नियंत्रण था। ये वित्तीय वर्ष 18-19 में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। इसके लिए अलग से बजट में 500 करोड़ का प्रावधान भी किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना संबंधित है कृषि क्षेत्र से, बी वित्तीय क्षेत्र से, सी बैंकिंग क्षेत्र से और डी है सार्वजनिक उपक्रमों से। इसका सही उत्तर होगा ये कृषि क्षेत्र से, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना संबंधित है। वर्ष 2016 से 20 की अवधि हेतु 6,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार ने एक केंद्र प्रायोजित जो योजना थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है कृषि उपजों को बर्बादी में कमी लाकर, जो कृषि उपज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, तो उसमें कमी लाकर प्रसंस्कृत कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि के माध्यम से किसानों को आय में वृद्धि किया जा सके। इस योजना में कृषि प्रसंस्करण संकुलों जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का भी निर्माण करने का प्रावधान है।
अगला है प्रश्न संख्या 53। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है? ए अहमदाबाद, बी कानपुर, सी मुंबई और डी है सूरत। इसका सही उत्तर होगा सी। सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग जो है मुंबई है। सबसे ज्यादा जो कपड़ा का मिल है यहीं पर सबसे ज्यादा है। यहां से यूरोपीय देशों, पश्चिमी एशियाई देशों तथा अफ्रीकी देशों को विविध स्तर पर वस्त्रों का भी निर्यात किया जाता है। अगला है 54। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी सूरत और डी जयपुर। ये तो सभी को पता होगा, सूरत हीरा के लिए फेमस है। ये जो भारतीय आभूषणों में गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। अगला है 55। निम्नलिखित संस्थानों को उनके स्थापना वर्ष से सुमिलित कीजिए। ए भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, बी भारतीय औद्योगिक विकास निगम, सी भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक और डी है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये मैच करना है, यहां पर कुट ऊपर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहां पर पहले मैच कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, जो आईसीआईसीआई बैंक है, ये आईसीआईसीआई बैंक है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या क्या नाम दे दिया गया है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक है। तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, तो ए का डी होगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो अभी हमने आईडीबीआई बताया था, आईडीबीआई, इसकी स्थापना 1964 में मुंबई में की गई थी, तो बी का 1 होगा। सी का भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरबीआई, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, तो सी का बी। और एक बचा यहां पर भारतीय लघु विकास बैंक, तो ये सिडबी है, तो सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। इसमें एक्चुअली कोई भी मैच नहीं कर रहा है। सिडबी की स्थापना अभी हम बता भी रहे थे 1990 में की गई थी, इसमें कोई नहीं है। ये 1994 की जगह 1990 होना चाहिए, ये मिस्टेक है यहाँ पर बुक में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो भी मैच होगा उसको मिला लीजिए। ऐसे अगर इसको 94 को अगर हम 90 कर देते हैं तो उसके आधार पर यहाँ पर जो कुट दिया हुआ है उसके अनुसार बी होगा। बी का 4, सॉरी ए का 4, बी का 1, 2 का सी और डी का 3। तो डी का 3 में ध्यान रखिएगा, सिडबी की स्थापना 1990 में की गई है, यहाँ पर वो मेंशन किया हुआ भी है। अगला है प्रश्न संख्या 56। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में भारत में 8 महारत्न कंपनियां हैं। 8 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है? तो ये सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, आईओसी है, भारतीय तेल निगम, एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल जो है 11 सितंबर 2017 को 8वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया था। और अगर हम बात करें भारत में वर्तमान में नवरत्न कंपनियां कितनी है, तो 16 नवरत्न कंपनियां हैं। और अगर पूछा जाए कि मिनी रत्न कंपनियां कितनी है, तो 75 मिनी रत्न कंपनियां हैं। अगला है 57। राष्ट्रीय निवेश कोष, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको शॉर्ट में एनआईएफ के नाम से जानते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्राप्त आय रखी जाती है, बी इसमें लोगों द्वारा खरीदी गई सरकारी प्रतिभूति रखी जाती है, सी इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेशों से प्राप्त, डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त होने वाली राशि रखा जाता है, और डी इस कोष का प्रबंधन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगर हम राष्ट्रीय निवेश कोष, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें, तो इसका सही उत्तर होगा सी। इसमें सार्वजनिक जो उपक्रम है, भारत सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम है, उनके विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि को रखा जाता है। जैसे कि अभी डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, बहुत सारे जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको मतलब कि बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, और उनसे जो प्राप्त होता है वो इस फंड में, राष्ट्रीय निवेश फंड में उसको रखा जाता है। इसका जो उपयोग है विभिन्न कामों के लिए किया जाता है।
इस राशि के अंतर्गत आरक्षित राशि का 75% शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों पर व्यय किया जाता है तथा 25% का जो उपयोग है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश हेतु व्यय किया जाता है। जैसे कि अभी बहुत सारे जो कंपनियां हैं उसको सेल किया जा रहा है या फिर बंद किया जा रहा है, तो बंद करने का तात्पर्य तो यहाँ नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ जो सेल किया जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य ये सारे होते हैं और उनको NIF में रखा जाता है फंड को। अगला है 58, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुछ स्थान का नाम है और वो क्यों प्रसिद्ध है उसको बताना है। विशाखापट्टनम, मुरी, गुरुग्राम, पनकी। मुरी तो आपको पता होगा, विशाखापट्टनम भी पता होगा, गुरुग्राम भी आपको पता होगा। मिलान करना, विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर, तो वो पोत निर्माण आपको पता होगा, ये समुद्र के बगल का है एक, तो यहाँ पर पोत निर्माण वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, तो ए का 2 होगा। मुरी तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए, अपना रांची झारखंड, रांची में मुरी स्थित है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, तो बी का जो होगा वो 4 होगा। और गुरुग्राम जो सी होगा, सी जो है मोटर गाड़ी वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। पनकी जो है वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, पनकी उर्वरक के लिए, तो डी का 3। तो इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो डी होगा, 2 4 1 3। यहाँ पर मिलान करके भी सारा लिखा हुआ है। ये झारखंड, रांची, हरियाणा, गुरुग्राम। पनकी ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, उद्योग के लिए। अगला है प्रश्न संख्या 59, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कुछ यहाँ पर मार्क दिया हुआ है, जैसे कि इको मार्क, हॉल मार्क, रग मार्क और एग मार्क। तो आखिर ये मार्क किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इको मार्क जो होता है वो पर्यावरण की गुणवत्ता से संबंधित होता है, बिल्कुल सही, तो ए का 1 ही होगा। हॉल मार्क जो होता है वो, ये हॉल मार्क आपने स्वर्ण वगैरह में देखा होगा, मतलब जो आभूषण होते हैं उसमें, जैसे कि आपको बोला जाता है कि जो भी गहने खरीदे हॉल मार्क वाला ही गहने खरीदे, तो ये स्वर्ण आभूषणों में ये मार्किंग होता है, तो ए का 3। रग मार्क जो होता है, आप सब हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से बाल श्रम प्रतिरोध से ये संबंधित होता है, तो सी का जो होगा वो 2 होगा। एक मार्क जो होता है ये तो कृषि से संबंधित, एक मार्क मतलब एग्रीकल्चरल मार्क जो होता है कृषि वस्तुओं का उत्पादन से, तो अगर इस आधार पर मिलाइए तो राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। अगला है प्रश्न संख्या 60 में कुछ सूची दिया हुआ है, जिसमें कि कुछ सिंगरौली, कजरहट, कोयाली और आनंद, और वो सूची 2 है, वहां पर वो किस लिए प्रसिद्ध है तो उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। सिंगरौली कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। हम नाम भी यहाँ पर स्टेट लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प मिले। ये कजरहट ये है, ये उत्तर प्रदेश में चुनार के कजरहट मतलब यूपी में कजरहट। और कोयाली जो है ये बदोदरा गुजरात में है, गुजरात। और ये आनंद जो है ये भी गुजरात में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश, ये कोयला के लिए, तो ए का 3। कजरहट जो है जो यूपी में है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बी का 4। कोयाली जो बदौदरा गुजरात में है ये तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो सी का 1। और जो आनंद है ये अब एक बचा दूध के लिए, जो गुजरात है, मिल्क प्रोडक्शन, तो 2 होगा। इसके आधार पर अगर उत्तर देखें तो यहाँ पर कोड दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर सी। अगला है 61, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक साइड नगर का नाम है और दूसरे साइड उद्योग है, तो इसमें से कौन सा जो है उसका कूट नीचे दिया हुआ है, मिलान करना है। कोयम्बटूर, अगर हम बात करें कोयम्बटूर, तो ये सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ए का 4। और राउरकेला, तो राउरकेला जो प्रसिद्ध है वो लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, तो बी का 3। कपूरथला, ये कपूरथला जो प्रसिद्ध है रेल के डिब्बे बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बरौनी जो है वो तेल शोधन के रूप में, तो ए का 4। ए का 4 देखिए किस में है, ए का 4 ए में है और डी में है, तो बी और सी को काट ही दीजिए। और बी का चूंकि अब 2 मैच कर रहा है तो हमको एक ही चाहिए आंसर, तो बी का जो होगा वो 3 होगा, तो बी का 3, तो बी का 3 इसमें है ए में, तो राइट आंसर यहाँ पर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो इसलिए गलत, तो राइट आंसर ये होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा है। अगला है, अब टैक्स में आते हैं। 62,
निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है डायरेक्ट टैक्स? भारत में दो तरह के टैक्स चलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। विक्रय कर, उत्पाद कर, संपदा कर और डी मनोरंजन कर। तो विक्रय कर, उत्पाद कर और डी जो मनोरंजन कर, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आईडीटी जो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। संपदा कर जो है वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं, पूंजीगत कर जो होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। वर्तमान में अभी जीएसटी और कस्टम ड्यूटी जो है मात्र इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अगला है किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है, मतलब रिग्रेसिव नेचर का। ऑप्शन है ए, इसका भार अमीरों एवं गरीबों दोनों पर समान पड़ता है। बी, अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम भार है। सी, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है ना, वो हमारे जैसे कि अगर इसका ग्राफ बनाए ना, दो तरह के नेचर वाले टैक्स होते हैं। एक इसमें सॉरी ये रिग्रेसिव है ना, हाँ रिग्रेसिव है, प्रतिगामी। दो तरह के होते हैं, प्रोग्रेसिव नेचर का, प्रोग्रेसिव, और एक होता है रिग्रेसिव। इसको समझिएगा ध्यान से। रिग्रेसिव यहां पर पूछा गया है, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में क्या होता है, जैसे एक मैप बनाते हैं, जैसे इसमें टैक्स रेट जो होता है वो फ्लैट रेट होता है। जैसे कि मान लीजिए 5% है, तो 5% सभी को टैक्स देना है। वस्तु का अगर कोई एक व्यक्ति 10 रुपया का सामान खरीदता है, या फिर 10 लाख का खरीदता है, या फिर 10 करोड़ का खरीदता है, अगर उस पर हर स्थिति का अलग अलग रेट होता है, तो उसको मान लीजिए उस पर 5% ही टैक्स है, तो हर किसी को 10 रुपया खरीदने वाले को भी 5% टैक्स रेट देना है, और 10 करोड़ का खरीदारी करने वाला का भी 5% टैक्स देना है। अगर 15%, 18%, 30% है, तो हर किसी को उतना ही, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को वही टैक्स रेट देना पड़ता है। इसीलिए देखिए इसका ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रेट लाइन होता है। मान लीजिए 15% का टैक्स रेट है, तो सबको वही रेट देना है। गुड्स ऑफ वैल्यू कितना भी का है कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में, आईडीटी में ये देखा जाता है। अब ये प्रोग्रेसिव क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जिसका इनकम कम है, ये डायरेक्ट टैक्स में देखने का है। डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब कि जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता है। इसको देखिए, ये जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है। ये स्लोप यहां पर ये दिखा रहे हैं, ये बढ़ते हुए क्रम, मतलब कि अब यहां पर बोलिएगा सर जीरो से आपने स्टार्ट क्यों है, इसका भी मीनिंग है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर कोई व्यक्ति का इनकम 2.5 लाख तक है, जनरल हम बता रहे हैं, इनकम टैक्स में ये नियम है, रूल है कि 2.5 लाख तक सरकार जो है टैक्स नहीं लेती है। तो इसीलिए यहां पर देखिए, मान लीजिए किसी का इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तभी टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी अगर 5 लाख तक है तो उसको टैक्स और बढ़ेगा, मतलब कि 0%, फिर 5%, फिर 10%, 20% और मैक्सिमम 30% होता है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक समय ऐसा आता है कि एक समय के बाद इसमें भी जो टैक्स रेट होता है वो रिग्रेसिव नेचर का हो जाता है। मतलब 10 लाख से जितना भी ज्यादा इनकम अगर किसी का होता है तो उस पर 30% की बेसिस पर ही टैक्स लिया जाता है। लेकिन 10 लाख से नीचे तक जो होता है वो ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। मतलब कि इसमें लोगों का जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा उसी के अनुसार उसका टैक्स रेट बढ़ेगा। कम इनकम कम टैक्स देना है, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स देना है। तो इसको प्रोग्रेसिव नेचर बोलते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स में देखने को मिलता है। और रिग्रेसिव नेचर जो होता है उसमें गुड्स का वैल्यू कितना भी है, कितना की भी आप खरीदारी करते हैं, जो टैक्स रेट है सभी को देना पड़ेगा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, 10 करोड़ का कोई खरीदारी करे या फिर 10 रुपया का करे। तो इसलिए यहां पर देखिएगा, तो जो अमीर है, जिसके पास ज्यादा पैसा, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टैक्स रेट उसका वही है। लेकिन अमीर जो गरीब है उसके लिए तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसीलिए अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार होता है। तो राइट आंसर यहां पर सी होगा। अगला है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, NK सिंह है। इनको नियुक्त किया गया है 15वें वित्तीय आयोग। कब से कब है, 2020 से 2025 की अवधि के लिए। ये 5 सदस्यीय जो होगा एक वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य संघ और राज्यों के मध्य जो करों का तार्किक विभाजन है उसके द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन, चूंकि ये वित्त आयोग जो होता है एक संविधानिक संस्था होता है और ये संविधान के अनुच्छेद 280 में इसके बारे में बताया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 65। उत्पादन शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पर लगाया जाता है, उत्पादन पर, बी उत्पादन और विक्रय पर, सी उत्पादन और परिवहन पर, और डी है उत्पादन परिवहन और विक्रय पर। तो इसका सही उत्तर होगा ये उत्पादन पर लगाया जाता है, जो उत्पाद शुल्क होता है।
ये एक तरह का अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला है 66, निगम कब किस पर लगाया जाता है? तो ये कंपनियों पर लगने वाला निवल आय पर जो ग्रोस नेट इनकम होता है, निवल मतलब जो नेट इनकम होता है, सॉरी, तो उस पर लगता है ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, जिस पर मतलब सबसे ज्यादा जो भारत सरकार को टैक्स मिलती है वो निगम टैक्स मतलब कि जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसी से प्राप्त होता है सबसे ज्यादा। अगला है प्रश्न संख्या 67, कर बढ़ोतरी, जो टैक्स बयोंसी है वो उससे क्या तात्पर्य है? ए, कर राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी, कर आधार में प्रतिशत बढ़ोतरी। बी है कर राजस्व में बढ़ोतरी डिवीजन, कर मतलब रेशियो है ये, कर क्षेत्र में बढ़ोतरी, कर क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी। सी है कर राजस्व में बढ़ोतरी, कर आधार के प्रतिशत में बढ़ोतरी। और डी है कर राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी एवं कर क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ मध्य अनुपात। तो इसका सही उत्तर होगा डी। जो कर बढ़ोतरी से तात्पर्य है राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी एवं कर क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी के अनुपात में हो, मतलब कि कर भी उसी अनुरूप में बढ़ाया जाए, टैक्स भी जिस अनुरूप में राजस्व की बढ़ोतरी हो। क्लियर है? यह कर दरों में परिवर्तन के स्थान पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण कर राशि में वृद्धि से संबंधित है, मतलब कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी उसी अनुपात में कर में वृद्धि की जाएगी। यही है कर बढ़ोतरी, टैक्स बुयोंसी। इसको ध्यान रखिएगा, ये वर्ड का एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या 68, राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है? ए कर सुधार, बी बैंकिंग सुधार, सी मौद्रिक सुधार और डी है राजकोषीय सुधार। तो इसका सही उत्तर होगा एक कर सुधार से संबंधित है। भारत सरकार ने भारतीय कर प्रणाली में एक व्यापक सुधार करने के लिए राजा जे चेलैया समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 91, 92 और 93 में प्रस्तुत किया था। उसी दौरान आपको याद होगा कि आर्थिक सुधार भी हुआ था और बहुत रिकमेंडेशन इसमें किए गए थे और उसके आधार पर भारत में सुधार किए गए और अभी तक भी बहुत सारे सुधार किए भी जा रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार किए गए। कर सुधार संबंधी एक और समिति बनी थी 2002 में, जिसको विजय केलकर समिति की अध्यक्षता में। तो इसको ध्यान रखिएगा, केलकर समिति पूछा जाता है, तो केलकर समिति भी कर सुधार से ही संबंधित है और चिलैया समिति भी कर सुधार से ही संबंधित है, लेकिन दोनों अलग अलग डेट में बना था। अलग है। जीएसटी से क्या तात्पर्य? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि गंतव्य आधारित प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। एक तो मतलब जीएसटी एक तरह से अप्रत्यक्ष कर है, जो कि 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू किया गया है। इसका टैगलाइन जो है एकीकृत, मतलब वन नेशन वन टैक्स प्रणाली यहाँ पर लागू की गई। सारे अप्रत्यक्ष करों को खत्म करके जीएसटी लाया गया। जीएसटी में शामिल है कि ए केवल केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, बी केवल राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, सी केंद्र और राज्य के दोनों के अप्रत्यक्ष कर, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि दोनों को शामिल किया गया है। कर राजस्व में केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के दोनों भी अप्रत्यक्ष कर है, दोनों को शामिल किया गया। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जीएसटी के दायरे से पेट्रोलियम उत्पादक, मादक पेय, बिजली और अचल संपत्ति को बाहर रखा गया है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग तरह से टैक्स लगाती है, जीएसटी उस पर नहीं लगता है। अगला है 71, पूंजी बाजार किससे संबंधित है? तो पूंजी बाजार ये शेयर मार्केट से संबंधित है। इसमें प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। इसका जो मॉनिटरिंग है, मतलब कि इसका रेगुलेटरी जो है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। जो इसका एक रेगुलेटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी इसका स्थापना, लेकिन इसको वैधानिक, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सेबी की स्थापना 1988 में हो गई थी, लेकिन वैधानिक चूंकि सेबी एक वैधानिक निकाय के रूप में काम करता है, इसके लिए एक एक्ट भी संसद में बनाया गया था, उसके बाद ये वैधानिक मान्यता मिली थी। तो ये वैधानिक मान्यता 12 अप्रैल 1992 को मिला था, लेकिन स्थापना 1988 में ही हो गया था। अगला है निफ्टी क्या है? तो निफ्टी एक सेंसेक्स होता है, सॉरी, निफ्टी और सेंसेक्स जो है ना, एक तरह से इंडिसेस होता है। शेयर मार्केट में जो शेयर्स का वैल्यू घटता बढ़ता है, जो प्रतिभूतियों का वैल्यू घटता बढ़ता है, उसको सूचकांक के माध्यम से, इंडिसेस के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिसेस है, जबकि निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडिसेस है। तो राइट आंसर यहां पर डी होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 प्रमुख शेयरों का सूचकांक आता है इसमें,
और इसमें 50 कंपनियां जो है अभी लिस्टेड है, सूचीबद्ध है। और ये इसका मुख्यालय जो है भारत की आर्थिक राजधानी जो है मुंबई में स्थित है। यह बाजार जो होता है पूंजीकरण की दृष्टि से 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है विश्व का। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। और निफ्टी भारत का पहला पूंजी सूचकांक है जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अगला है 73। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है? तो इसके लिए IRDA सी होगा, यहां पर हिंदी में लिखा हुआ इसलिए राइट आंसर सी होगा। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर को भारत में नियमित किया जाता है। जैसे कि RBI बैंकिंग सेक्टर को, शेयर मार्केट को सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उसी तरह बीमा क्षेत्र को IRDA के द्वारा, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी भारत सरकार के एक अधिनियम के तहत। तो एक वैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है 74। निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारक एजेंसी क्रेडिट एजेंसी नहीं है? भारत में बहुत सारे ऐसे एजेंसियां हैं जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम करती है। इसमें बताना है कौन सा नहीं है। क्रिसिल, केयर, ICRA और IFCI। IFCI तो अभी हम बता रहे थे कि एक डेवलपमेंट कंपनी है, सॉरी डेवलपमेंट बैंक है, भारत सरकार का, भारत का पहला ये डेवलपमेंट बैंक है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो राइट आंसर यहां पर डी होगा। बाकी क्रिसल, केयर और ICRA ये सारे के सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। एक मूडीज भी है जो कि USA का है 2007 में, और एक्सटेंड एंड पुअर्स S&P 1860 में USA में, और फिंच जो है 1941 USA में। तो ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इन तीनों को एक साथ बिग थ्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला है 75। संवेदी सूचकांक से में वृद्धि का तात्पर्य। अगर संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में वृद्धि हो रही है तो इससे क्या तात्पर्य है? ए, बंबई स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर में मूल्य में वृद्धि। बी, राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के मूल्य में वृद्धि। सी, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयर के समग्र मूल्य में वृद्धि। और डी है, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एवं एक कंपनी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के शेयर मूल्य में वृद्धि। संवेदी सूचकांक जिसको हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं, ये बंबई स्टॉक एक्सचेंज का इंडिसेस है, जैसा कि अभी हम निफ्टी बता रहे थे जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडिसेस था। तो इसमें वृद्धि होने का क्या तात्पर्य है? तो इसमें वृद्धि होने का तात्पर्य है कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो पंजीकृत कंपनी है, एक कंपनी का समूह है, उसके शेयर में समग्र मूल्य में वृद्धि हो रही है। अब इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज में कुल कितने कंपनियां लिस्टेड हैं? जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 है, उसी तरह बंबई स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियां भी लिस्टेड हैं। और बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 78-79 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 76। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है ए, ऐसे शेयर जिनको सरकार ने गारंटी दी हो। बी, ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। सी, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। विश्वसनीय मतलब ट्रस्टेबल, जो नन रिस्क होता है। रिस्क कहां कम होता है? जैसे कि बोला जाता है ना कि आप वहीं पर इन्वेस्ट कीजिए जहां पर रिस्क कम हो। रिस्क कम हो मतलब कि आपका पैसा भी ना डूबे और आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिले, मतलब कि ज्यादा लाभ मिले। जैसे शेयर पर तो डिविडेंड मिलता है जिसको हिंदी में लाभांश बोलते हैं। ये प्रॉफिट का एक भाग होता है जो कि कंपनी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है अपने प्रॉफिट के आधार पर। तो विश्वसनीय प्रभूति ऐसे ही होती हैं जो कि लगातार ऊंची दर पर लाभ इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर को देता है, शेयर धारकों को। तो राइट आंसर यहां पर सी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 77। फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए, योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके। बी, निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य तथा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके। सी, कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके। डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसा कि आपको पता होगा, जनधन योजना, अटल पेंशन, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया जैसे योजनाएं जो हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित दे रहे हैं। तो इन तीनों के माध्यम से
फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिल रहा है। और इसका सबसे बेस्ट और सही एग्जाम्पल है जनधन योजना। इसके अलावा अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम, जिससे कि एक आम आदमी भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ सके और जो समस्या है, पूंजी की समस्या है, उससे वो उबर सके और वो लाभ हो, जो व्यवसाय शुरू करना है या फिर किसी रोजगार प्राप्त करना है तो वो उससे वंचित न रहे। अगला है 78, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी संबंधित है। ये मौद्रिक नीति से, बैंकिंग व्यवस्था से, आर्थिक प्रगति योजना से, सरकार की प्राप्तियां और व्यय से। तो फिजिकल पॉलिसी जिसके अंतर्गत बजट वगैरह भी सारे आते हैं, तो ये सरकार की प्राप्तियां और जो व्यय है। जैसे बजट भी क्या होता है, बजट में भी दो चीजें होती हैं, जितना बजट में पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां खर्चा करना है। तो बजट भी एक फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है। तो यहां पर राइट आंसर डी होगा, सरकार की प्राप्तियां जो रिसिप्ट्स हैं और व्यय जो एक्सपेंडिचर है। अगला है प्रश्न संख्या 79, बजट एक लेखा पत्र है। राजकोषीय नीति का भी हम बताएं, राइट आंसर सी। और बजट हमेशा वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाता है और वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। अगला है बजट। ऐसे तो भारत के संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, हाँ, लेकिन एक वर्ड उपयोग किया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि हर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार विधानसभा में और केंद्र सरकार संसद में पेश करती है। दो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण और दूसरा बजट। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेखित है। अगला है 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राजस्व प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती है। दूसरा कथन है पूंजीगत प्राप्तियां का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। पहले कथन को समझते हैं। राजस्व प्राप्तियां मतलब कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करता है। बिल्कुल, सरकार को जो राजस्व प्राप्तियां होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, उसी के आधार पर वो अपने देयता को, स्थिति को प्रभावित मतलब सुधार करते हैं या फिर जो पेमेंट होता है उसको करते हैं, खर्चे करते हैं। इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियां जो होता है उच्च स्तर अर्थव्यवस्था को कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। तो बिल्कुल दोनों सही है। बजट में दो तरह के वे होते हैं, एक राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ये सार्वजनिक आय का ये भाग है। राजस्व प्राप्तियां में क्या होता है, तो इसमें भावी पीढ़ी के लिए भार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कुछ भी इनकम हो रहा है भारत सरकार को, जैसे कि टैक्स मिल रहा है, तो टैक्स जिस वर्ष से संबंधित था, राजस्व प्राप्तियां में टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स जो है एक राजस्व प्राप्तियां हैं। तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर में की जो भावी पीढ़ियां उस प्रभावित नहीं होती है। टैक्स मान लीजिए पिछले साल का देना है तो पिछले साल तक ही सीमित रहा, आगे से कोई मतलब नहीं। अगले साल इनकम होता है तो टैक्स दीजिए, नहीं होता है तो नहीं दीजिए। तो इससे भावी पीढ़ियां मतलब कि नहीं प्रभावित होती है। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां में भावी पीढ़ियां को प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें परिसंपत्तियां की देयता की स्थिति को प्रभावित करता है। जैसे कि भारत सरकार ने उधार लिया, विनिवेश किया, तो इससे कमजोर वित्तीय स्थिति प्रकट होती है। एक मिनट, तो इसमें जो पहला कथन है वो गलत हुआ, तब परिसंपत्तियों की देयता की स्थिति को प्रभावित करती, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रभावित नहीं करती है। राजस्व प्राप्तियां जो होती है, जैसे टैक्स हमने एग्जाम्पल बताया ना, तो टैक्स को ध्यान में रखिए। टैक्स मान लीजिए आपने पिछले साल का टैक्स इस साल दिया, तो क्या होता है कि टैक्स जो जिस साल से संबंधित है उसी साल का रहेगा, तो आने वाले दिनों के लिए क्यों प्रभावित होगा। अगर अगले साल आपको इनकम, जैसे कि इनकम टैक्स आपसे लिया जा रहा है, तो इनकम हुआ तभी टैक्स दीजिए, इनकम नहीं हुआ तो टैक्स क्यों दीजिएगा, तो प्रभावित ये नहीं करती है। हाँ, लेकिन जब हम कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां की, तो वो प्रभावित करता है। तो ये दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो राइट आंसर यहां पर सॉरी इसका बी होगा, बी। अगला है प्रश्न संख्या 81, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। ए अधिक, बी कम, सी समान और डी उपरोक्त सभी। तो राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा ये अधिक रहता है। जैसे बजट घाटा, आपने नाम सुना होगा, बजट जो लिया जाता है,
तो बजट घाटा कुल खर्चे का जो कुल प्राप्तियों से अधिक किए हैं, मतलब कि खर्चा ज्यादा हो जा रहा है, पैसे कम आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपने आम जीवन में भी करते हैं, पता चलता है कि कैसे पैसा आने वाला कम है, मतलब पैसा कम है और खर्चा अधिक कर देते हैं, इसी को बजट घाटा। जितना हमने बजट बनाया था उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, प्राप्तियां कम है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इसको बजट घाटा बोलते हैं। जबकि कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत बाजार से उधार और अन्य देवताओं को शामिल किया जाता है। और राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च ज्यादा होना। चालू खाता क्या होता है? तो चालू खाता जो होता है व्यापार शेष और प्लस विदेशों से निवल जो कारक आय है प्लस विदेशों से एक पक्षीय अंतरण। यदि यह ऋणात्मक होता है तो चालू खाता घाटा कहलाता है, और धनात्मक होता है तो चालू खाता अधिक के कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। हाल के वर्षों में भारत सरकार के व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र है रक्षा, सब्सिडी मतलब सहायकी जो अनुदान दिया जाता है, और सी ब्याज भुगतान, और डी है सामान्य सेवाएं। तो जो 82 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर खर्चे बताने, मतलब कि भारत सरकार जो अभी सबसे ज्यादा खर्चा जो कर रही है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्चा कर रही है। तो अभी हम एक थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भारत सरकार अभी जो पैसा सबसे ज्यादा जुटा रही है खर्चे के लिए, वो ऋण से जुटा रही है। ऋण ऐसा नहीं कि सिर्फ विदेशों से लिया जा रहा है, हर जगह से, जैसे प्रतिभूति जारी करके आरबीआई के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से, विदेशों से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, कुछ देशों से लिया जा रहा है। तो ऋण लेने से क्या है, ऋण लिया जाएगा तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा, और जो हमारी भारत सरकार की अभी जो कमाई हो रही है वो सबसे ज्यादा ब्याज चुकाने में ही पैसा चला जा रहा है। तो अभी भारत सरकार का सबसे ज्यादा जो व्यय है वो ब्याज भुगतान में चला जा रहा है। ब्याज देते रहिए, भी देते रहिए, देते रहिए, भारत सरकार अभी यही कर रही है। ये 18-19 का है, लेकिन लेटेस्ट वाले में भी यही डाटा है ब्याज भुगतान में। जैसे कि यहाँ पर ब्याज भुगतान में सबसे ज्यादा हो रहा है, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में खर्चा हो रहा है। जैसे कि केंद्र सरकार जो योजनाएं चल रही है उनके में खर्चा हो रहा है 10%। 18% समझिए कि जितना भी बजट आता है, मतलब 100 रुपया का बजट आया तो इसमें से 18% सिर्फ इंटरेस्ट ही देना है भारत सरकार को। 10% योजनाओं पर केंद्र जो है, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर 9%, और रक्षा पर 9%। अभी भारत सरकार 9% के लगभग रक्षा पर खर्चा कर रही है, और आर्थिक सहायता पर यह 9%। अगला है 83। ऐसे ये बजट 18-19 है, अभी तो वर्तमान में बजट आ चुका है 21-22 का भी। तो 21-22 का भी बजट हम आपके साथ अलग से डिस्कस करेंगे, उसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो प्रश्न है उसी के आधार पर हम उत्तर दे रहे हैं, इसमें हम बदल नहीं रहे हैं, तो अलग उल्टा पुल्टा सब हो जाता है। तो लेटेस्ट वाले बजट भी एक बार देख लीजिएगा, और उसको हमने डिस्कस भी किया हुआ है, उसे जरूर देखिएगा। 83 है 18-19 के अनुसार, अनुमान के अनुसार भारत सरकार का धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है, तो जीएसटी से सबसे ज्यादा हो रहा है। अभी तो वर्तमान में एक महीने का जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा पार कर गया है। पिछले महीने का कलेक्शन जो था करीब वो 1.34 लाख करोड़ से ज्यादा था। तो अभी जीएसटी से कलेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है भारत सरकार को। अगला है प्रश्न संख्या 84। इनमें से कौन सामान्यतः भारतीय संसद में वित्त बजट प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमन। अगला है 85। ई व्यापार का क्या अर्थ है? निर्यात व्यापार, यूरोपीय देशों से व्यापार, इंटरनेट द्वारा व्यापार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट, तो इंटरनेट द्वारा व्यापार, ई कॉमर्स इसको बोलते हैं। ई कॉमर्स का ही भाग है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो अभी काम कर रहे हैं। अगला 86 है भुगतान संतुलन में निहित है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, या फिर सी ऋण, और डी उपयुक्त सभी। तो भुगतान संतुलन में सभी आते हैं, तो राइट आंसर इसका बिल्कुल डी होगा। तो जो भुगतान संतुलन है इसमें कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात, मतलब सेवाओं को छोड़कर, सेवा के निर्यात को छोड़कर, कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं का आयात, सेवाओं के आयात को छोड़कर व्यापार शेष, अदृश्य व्यापार शेष को शामिल किया जाता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बोले तो सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन लेखांकन दर्ज किया जाता है, इसी को भुगतान संतुलन बोलते हैं, सेवाओं को छोड़कर। अगला है 87। अवमूल्यन का अर्थ है अवमूल्यन। तो अवमूल्यन जो रिप्रेजेंट करता है
तो ये अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में देश के मुद्रा के मूल्य में कमी करना, तो इसी को अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन इसको बोलते हैं। जैसे कि भारत में बहुत बार मुद्रा का डिवैल्यूएशन हुआ है, मूल्य में कमी किया गया है। जैसे डॉलर के मुकाबले अभी भारत का जो रुपया है वो 70 से 75 रुपीज़ के बीच में अभी में है। पहले कभी होता था कि 1 रुपया 1 डॉलर के मुकाबले था, जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 के मुकाबले। तो दिनों दिन हमारे देश का जो रुपीज़ का वैल्यू है वो दिनों दिन कम होते जा रहा है दूसरे देशों के करेंसी के मुकाबले। जैसे डॉलर को कंपेयर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा अगला है 88 सुपर 301 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय संधि, बी परमाणु विस्फोट, सी मानवाधिकार और डी है मुक्त व्यापार से। तो ये एक तरह का सुपर 301 WTO की एक फ्री ट्रेड पॉलिसी है, फ्री ट्रेड पॉलिसी है, उसी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। ये मैं अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988 की वो धारा है जिसके अंतर्गत अमेरिका के द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई की जाती है। इसे WTO की मुक्त व्यापार नीति के विपरीत माना जाता है। एक मिनट, ओके, मुक्त व्यापार का अवरोध करता है, ध्यान रखिएगा। सुपर 301 अमेरिका ने एक रूल बनाया है अपने यहाँ, जो कि WTO की जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है उसका विपरीत है, अवरोध देता है। मतलब कि फ्री ट्रेड पॉलिसी के ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ये अमेरिका की जो नीति है वही है सुपर 301। 89 है निजी निवेश को कहा जाता है, ए स्वायत्त पूर्ण निवेश, बी विदेश संस्थागत निवेश, सी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और डी है प्रेरित निवेश। तो इसको सी उत्तर होगा डी। निजी निवेश को प्रेरित निवेश कहा जाता है क्योंकि प्रेरित निवेश आय एवं अर्थव्यवस्था की समृद्धि से प्रभावित होता है। किसी अर्थव्यवस्था में निजी निवेश का अर्थ है कि उन पूंजीगत संपत्तियों में निवेश से जो उत्पादन में सहायता करती है, और यह पूर्णतः आय और अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर ही निर्भर करता है। क्योंकि निजी निवेश लोग तभी करेंगे जब उनके पास आय होगा, और आय तभी होगा जब हमारा अर्थव्यवस्था समृद्धि मतलब ग्रोथ कर रहा है। अगला है प्रश्न संख्या 90 भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है, ए घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के द्वारा, बी निर्यात को बढ़ाकर, सी आयात प्रतिस्थापन के द्वारा और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी। भुगतान संतुलन को ठीक करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि भारत सरकार अपने घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के करे, घरेलू मुद्रा को अवमूल्यन करे, निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। इसीलिए देखिएगा भारत अभी आत्मनिर्भर भारत एक कॉन्सेप्ट चला रहा है, जिसके माध्यम से जितना ज़्यादा हो सके भारत में निर्यात, भारत में प्रोडक्ट बने, उपयोग करें, भारत में वस्तुओं का उत्पादन हो, जिससे कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी उसे निर्यात किया जा सके। आयात प्रतिस्थापन मतलब कि आयात को अपने देश में कम कीजिए। इसलिए ना भारत सरकार बोलती है कि अपने देश की बनी वस्तुओं का उपयोग कीजिए, इससे आयात जो है हतोत्साहित होगा। आयात हमारे देश में जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए भुगतान संतुलन बेहतर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी। इसके अलावा एक और इसमें नियम दिया हुआ है कि विदेशी मुद्रा नियम पर कोटा लगाकर भी उसको किया जा सकता है। अगला है 91 भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया है, ए बी सी और डी। तो इसका सही उत्तर होगा सी। 1994 में 1994 रुपये को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया था। चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय का क्या अर्थ है? तो इसमें वस्तु एवं सेवाओं के आयात निर्यात पर, जो भी वस्तु एवं सेवाओं का आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, पर घरेलू मुद्रा की बाजार नियंत्रण परिवर्तनीय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के तारों पर समिति 2 बार 97 और 2006 में इसका गठन किया गया था। अगला है 92 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ए बी सी और डी। इसका सही उत्तर होगा ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, IMF इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। एक और रिपोर्ट बहुत ही फेमस होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट तो अभी बता रहे थे जो मानव विकास रिपोर्ट से अलग है। मानव विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, विश्व विकास रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट जो होता है UNDP, विश्व विकास रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी वर्ल्ड बैंक,
और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होता है IMF जारी करता है। अगला है 93, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ए ब्राजील, बी रूस, सी चीन और डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर होगा डी, इंडोनेशिया ब्रिक्स कंट्रीज का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स की अवधारणा 2001 में गोल्डमैन सैक्स के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे जिम ओ नील के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ब्रिक्स जो है तीव्र गति से विकासशील 5 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, और 5 विकासशील अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, BRICS। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स बी से ध्यान रखिएगा ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और इसका प्रथम जो अधिवेशन किया गया था 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 94, उधार प्रदाता एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ निम्नलिखित में से किस के द्वारा प्रशासित है? ए, बी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, IBRD। नाम सुने होंगे IBRD। विश्व बैंक का 5 अंग होते हैं जिसमें कि एक प्रमुख अंग होता है IBRD। तो जो उधार प्रदाता एजेंसी और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ जो है वो IBRD, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD के द्वारा इसको नियमित किया जाता है। 1960 में स्थापित जो उधार प्रदाता एजेंसी है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ है और IBRD है द्वारा प्रशासित संस्था है। तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 5 जो हैं संस्था विश्व बैंक का अंग है, जिसमें IBRD, IDA, IFC, MIG और ICSID। भारत इनमें से 4 का सदस्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहे, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत इनमें से 4 का सदस्य है, लेकिन ICSID का सदस्य नहीं है भारत, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 95, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया? ये तो बहुत बार बताए हैं। अब बोलिएगा सर तो विश्व बैंक तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको बता दें IBRD को ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। IBRD को ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? गैट के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये 1948 में स्थापित हुआ था। पहले ये एक संधि सिर्फ हुआ करता था। गैट जो था एक संगठन नहीं था, ये एक संधि था, एग्रीमेंट था जो विभिन्न देशों ने आपस में मिलकर 1948 से ये प्रारंभ हुआ था। 1947 में गठन हुआ था, एग्रीमेंट 1948 से लागू था। फिर बाद में इस एग्रीमेंट को खत्म करके 1995 में माराकेश के संधि के साथ ये WTO का निर्माण किया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापारिक संगठन। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। अगला है 97, UNSC का तात्पर्य है यूनाइटेड नेशन काउंसिल। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अभी भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसमें 5 अभी अस्थाई देश हैं और 10 जो होते हैं इसके अस्थाई सदस्य होते हैं। भारत अभी अस्थाई सदस्य में शामिल है। अगला है 98, गैट का तात्पर्य, ये तो अभी हमने बताया था बी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। राइट आंसर बी। अभी गैट खत्म हो गया है, अभी WTO आ चुका है। अगला है 99, ट्रिम्स है ये। WTO का 2 एग्रीमेंट बहुत ज्यादा फेमस है, एक ट्रिप्स और एक ट्रिम्स। यहाँ पर ट्रिम्स पूछा गया है, तो ये ट्रिम्स एक WTO का ही एक एग्रीमेंट है जिसका होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। ये एक समझौता होता है जो कि व्यापार से संबंधित, निवेश से उपायों से संबंधित है। अगला है प्रश्न संख्या 100, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है? संयुक्त राज्य नहीं होगा, संयुक्त राष्ट्र होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 जो अभी मैंने बताया ना कि 5 सदस्य होते हैं अस्थायी हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। अस्थायी में फिक्स नहीं होता है, उस समय समय पर उसको बनाया जाता है। जैसे भारत तो अधिकतर बार अस्थायी सदस्य का मेंबर होता ही है। अभी तो अध्यक्षता भी भारत ही कर रहा है। तो इसे 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है वो बताना है। तो इसमें चीन है, फ्रांस है, यूरोस है, UK और अमेरिका है।
और एग्जाम अगर पूछा जाए ना तो कुल कितना सदस्य होते हैं, तो कुल 15, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। अगला है प्रश्न संख्या 101। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ व्यक्ति का नाम है और उससे वो क्या कार्य करते हैं उससे संबंधित है। एमएस स्वामीनाथन, एलके झा, वर्गीज कुरियर, मोरारजी देसाई। तो मिलान करते हैं एक एक करके। सबसे पहले एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, भारत में हरित क्रांति के लिए। एलके झा जो है वो कराधान, जो टैक्सेशन है, करारोपण है, उससे संबंधित है। और वर्गीज कुरियर जो है वो दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। और मोरारजी देसाई जो है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। तो डी का 1। तो इसका संयुक्त जो उत्तर होगा ए का 3 किस में है, बी में है। बाकी चेक कीजिए ही मत, क्योंकि हमको कन्फर्म है कि एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति में है। बाकी आप चेक कर भी सकते हैं, सब मिलेगा सही। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। ये कृषि वैज्ञानिक है जिनमें भारत के में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। बाकी सारे का भी दिया हुआ है यहाँ पर। मोरारजी देसाई को बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के लिए जाना जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 102। इसमें भी विशेषज्ञता और नाम दिया हुआ है। जैसे कि कराधान किनकी विशेषज्ञता थी, कृषि, मौद्रिक नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन एवं राज्य स्तरीय सुधार। तो सबसे पहले हम मिलान करते हैं कराधान का। तो कराधान जो है वो पार्थ सारथी सोम से संबंधित है। तो ए का जो होगा वो 4 होगा। कृषि जो है वो अशोक गुलाटी से संबंधित है। मौद्रिक नीति ये सी रंगराजन, याद होगा आपको, ए। और भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन और जो राज्य स्तरीय सुधार था ये अरविंद पनगड़िया है, नीति आयोग में जो है सदस्य, उनके लिए जाना जाता है। तो सॉरी ये उपाध्यक्ष है भी। तो डी का जो होगा वो 2 होगा। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर मिलान कीजिए तो 1 का 4, तो 1 का 4 तो यहाँ पर 2 में है। तो बी का 3 भी 2 में है। सी का 1 डी में है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। ये प्रथम अध्यक्ष के रूप में, सॉरी प्रथम उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष तो नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये उपाध्यक्ष होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। और ये अंतिम प्रश्न है 103। दृष्टि 2050 का संबंध है ए जनसंख्या के अस्थायीकरण से, बी औद्योगिक विकास से, सी खाद्य उत्पादन में वृद्धि से, और डी है ग्लोबीय तापन से। इसका सही उत्तर होगा सी। दृष्टि 2050 का संबंध है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत और भी खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके, इसमें वृद्धि करना है, तो इससे संबंधित है। तो फाइनली आपका 103 प्रश्न हमने यहाँ पर चर्चा किया है और सारे का तथ्य भी हमने संबंधित सारी जानकारी भी दी है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के बताइएगा। कोई भी डाउट हो सकता है इसमें कोई आपको डाउट हो या फिर कुछ में आपको लगे कि नहीं ये एरर है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम उस पर जरूर आपसे डिस्कस करेंगे अगले सेशन में या फिर आपको रिप्लाई करेंगे। और साथ ही इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पीडीएफ नहीं मिल पाता है, तो पीडीएफ के लिए जरूर हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री में उपलब्ध है। स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री में जाइएगा, आपको वहाँ पर मिलेगा सारे पीडीएफ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।